प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 4 समतल में गति के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। इसके पहले अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 तक के वीडियो बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। ये प्रश्न जो है इस वर्ष की जो न्यू प्रश्न बैंक गवर्नमेंट द्वारा जारी हुई लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा, उसी से लिए गए हैं। उसमें से हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न बैंक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ उन प्रश्नों को हम कारण से समझाएंगे भी और उनमें से क्या इम्पोर्टेंट है यह हम आपको बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा और हाँ, इसी तरीके के और भी वीडियो आपको मिल सके आगे भी, इसलिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये जो स्मरणीय बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका पूरा अध्याय का रिवीजन हो जाएगा। छोटे छोटे यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नए बनेंगे तो वो भी आप सीख जाएंगे। और हाँ, यदि आप कहते हैं कि आप इसकी PDF आपके पास नहीं है प्रश्न बैंक की, तो हमने एक वीडियो बनाया है कक्षा 9वीं से 12वीं तक PDF कैसे प्राप्त करें, और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अच्छे से। तो वो वीडियो देखिएगा, लिंक पर जाइएगा और अच्छे से प्रश्न बैंक को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्राप्त कर लीजिएगा, जिस भी विषय की चाहिए हो। तो इस स्मरणीय बिंदु को आपको अच्छे से याद कर लेना है, पढ़ लेना है ना। तो अध्याय का रिवीजन हो जाएगा। हम एक एक बातें बताएंगे अगर इनको, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुख्य बातें हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सही जोड़ी वगैरह वगैरह, पूरे प्रश्न बैंक के जो क्वेश्चन है वो समझाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सही विकल्प, पहला प्रश्न है निम्न में से सदिश राशियों का समूह है, तो इसका उत्तर आएगा त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों राशियाँ कैसी हैं, सदिश राशियाँ हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि यदि किन्हीं दो सदिश राशियों के परिणामी का परिमाण दोनों के परिमाण के योग के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो विद्यार्थी, यदि दोनों का परिमाण जो निकल रहा है वो अलग अलग दोनों सदिशों के सीधा योग के बराबर है, तो स्वाभाविक है कि दोनों सदिशों के बीच की दिशा एक ही होगी, यानी दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा, 0। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, कि दोनों के मध्य 0 अंश का कोण है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव हुए। अब देखते हैं यहाँ पर ये तीसरा। ठीक है, लिखा है यदि ए और बी दो सदिश हैं, इनके मध्य कोण थीटा है, तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा। तो परिमाण, यहाँ पर सदिश वियोजन का सूत्र लगा हुआ है, तो सदिश वियोजन परिणामी सदिश कैपिटल R बराबर होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा, यानी इसका आंसर आएगा C। अब देखते हैं चौथा में लिखा है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने के लिए प्रक्षेप्य का कोण कितना होना चाहिए, अर्थात किस कोण से हमको वस्तु को फेंकना चाहिए कि अधिकतम क्षैतिज दूरी जा सके। तो इसका आंसर आएगा 45 अंश। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पांचवा जो दिया गया है, पांचवा पूछा है कि निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास सेम होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि एक थीटा कोण से किसी को आप प्रक्षेप को फेंक रहे हो, तो 90 - थीटा कोण से भी फेंकोगे तो क्षैतिज परास सेम होगा, यानी थीटा एवं 90 - थीटा, मतलब पूरा कोण देख लीजिए, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो रहा होगा वही इसका सही उत्तर होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कौन सा उत्तर सही होगा, कहाँ योग आ रहा है, बी में है ना, 40-50 = 90 बनेगा, यानी इसका उत्तर मानेंगे आप बी। ठीक है ना, सही उत्तर है बी। अब देखते हैं छठवा, अदिश राशि वह राशि है जो, अदिश राशि कौन सी राशि है, उसका क्या उत्तर होगा। अदिश राशि किसे कहते हैं, डी, यानी कि उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न हो, यानी किसी भी एंगल से देख रहे हैं, किसी भी दिशा से देख रहे हैं, और सभी दिशा से लिए उसका मान क्या होता है, बराबर होता है। इसका सही आंसर क्या कहलाया, डी, है ना, छठवें का सही आंसर डी। अब देखते हैं
7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि घड़ी की सेकंड की सुई के लिए कोणीय वेग क्या है। तो आप जानते हैं कोणीय वेग बराबर सूत्र क्या होता है। कोणीय वेग बराबर सूत्र होता है कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है ना। तो आपको कोणीय विस्थापन देखना है, यानी ये देखना है कि घड़ी की सुई एक राउंड में कितने अंश के कोण से घूम जाती है। तो पूरा राउंड लगाएगी तो कितने अंश के कोण से घूम जाएगी, 360 अंश। ठीक है। तो ऊपर कोण बन गया, कोणीय विस्थापन कितना हुआ, 360। और लगा समय कितना हुआ, यानी समय अंतराल कितना हुआ। तो अगर एक पूरा राउंड और घड़ी की सुई लगाती है तो कितने सेकंड बन जाते हैं, 60 सेकंड। तो बटे में क्या आ जाएगा, 60, यानी 360 में अगर 60 का भाग दे देंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर। 360 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, है ना, 2 पाई रेडियन। ठीक है, क्योंकि पाई बराबर 180 होता है तो 2 पाई बराबर 360 हुआ, तो 2 पाई बटे 60। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से ये 60 को काट दिए तो कितना बचा, 30। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, आप जान गए होंगे, इसका आंसर बन जाएगा π/30 रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है। अब 8वां है, निम्न में कौन द्विविमीय गति नहीं है। द्विविमीय गति नहीं है। ठीक है। तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा किसी मीनार से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई गेंद की गति, क्योंकि मीनार से किसी गेंद को गिरा देंगे तो वह सीधे जमीन पर गिरेगी। ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया डी, है ना। अब देखते हैं 9वां में कहा गया है उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर किसी प्रक्षेप का त्वरण होता है। उड़ान के समय यानी जब किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है, यानी प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर त्वरण कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होगा वही उसका त्वरण होगा, यद्यपि इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, है ना। तो इसका सही उत्तर आएगा ए, यानी कि जी। ठीक है। अब 10वां में देखते हैं। 10वां में पूछा गया है किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है, तो प्रक्षेप कोण का मान कितना होगा। तो प्रक्षेप कोण का मान होगा 45 अंश, है ना, क्योंकि जब 45 अंश से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी ऊंचाई की 4 गुनी होती है। ठीक है। अब देखते हैं 11वां में पूछा गया है महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप का कोण कितना होना चाहिए। यानी हम चाहते कि अधिक से अधिक ऊंचाई तक वस्तु जाए, तो ऐसा करने के लिए आपने देखा ना कि अधिक से अधिक ऊंचाई तक जाए तो आपको वस्तु को सीधा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकना होगा, यानी कोण बनेगा 90 अंश, यानी उत्तर होगा ए। ठीक है। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। लिखा है एक समान वृत्तीय गति में वस्तु के वेग तथा त्वरण के मध्य क्या कोण होगा। तो यहाँ देखिए वृत्तीय गति में कोई वस्तु गति करती है तो वेग की दिशा उसकी स्पर्श रेखा की दिशा होती है, और त्वरण केंद्र की ओर कार्य करता है ना। तो चूंकि त्रिज्या परिधि पर लंब होती है ना, तो इसलिए कोण क्या बनेगा, यहाँ पर 90 अंश ही बनेगा, यानी 12वें का उत्तर आएगा ए, 90 अंश। फिर तीसरा लिखा हुआ है अभिकेंद्र त्वरण सदैव होता है। तो अभिकेंद्र त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, तो इसका उत्तर आएगा ए। ठीक है ना। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो केंद्र की ओर त्वरण लगता है, उत्पन्न होता है, तो उसको अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, उसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। अब इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है, लिखा है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को खालिस्तान दिशा में फेंकना चाहिए, तो आएगा 90 अंश के कोण से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए, तब अधिकतम ऊंचाई तक वस्तु जाएगा, है ना। तो खालिस्तान में क्या लिखेंगे, 90 अंश के कोण से ऊर्ध्वाधर दिशा, ठीक है ना, में फेंकना चाहिए। अब दूसरा आएगा, लिखा है वृत्तीय मोड़ पर सड़क खालिस्तान की ओर ऊंची बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि मोड़ रहता है तो बाहर की ओर सड़कें ऊंची होती हैं, अंदर की ओर झुकी हुई होती हैं, तो खालिस्तान में आएगा बाहरी किनारों, है ना। अब तीसरा में आएगा प्रक्षेप कोण ए और 90 - ए के लिए प्रक्षेप का क्या समान होगा। आपने इसी से मिलता जुलता ऑब्जेक्टिव देखे हैं
कि थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए क्या बराबर होता है, क्षैतिज परास, है ना। तो यहाँ आएगा खाली स्थान में क्षैतिज परास। चौथा में लिखा है कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो कोणीय वेग यानी कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल यानी रेडियन प्रति सेकेंड। अब देखते हैं पांचवा। तो पांचवा में लिखा है प्रक्षेप्य गति के लिए खाली स्थान नियत रहता है। तो देखिए प्रक्षेप्य गति के लिए क्या बातें नियत रहती हैं, तो एक तो भाई गुरुत्वीय त्वरण भी नियत रहता है, उसका परिमाण और दिशा दोनों नियत रहती है। लेकिन यहाँ पर आपको ये लिखना ज़्यादा बेस्ट होगा कि प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का वेग का क्षैतिज घटक यानी u cos थीटा, क्या लिखिएगा, u cos थीटा नियत रहता है। ठीक है, खाली स्थान में आ जाएगा u cos थीटा, प्रक्षेप वेग का क्षैतिज घटक u cos थीटा नियत रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए छठवा में लिखा है महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप को किस कोण से फेंकना चाहिए, तो 90 अंश के कोण से फेंकना चाहिए। खाली स्थान में आ जाएगा 90 अंश। इसके बाद है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को अच्छे से तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, समझा करके बताना होता है। तो हम आपको एक एक करके इनके प्रश्नों को उत्तर अच्छे से समझाएंगे, है ना। तो इन्हें आप देख लीजिएगा, अभी समझाएंगे। और बता दूं आपको ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है और इसके बाद यहाँ पर ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक एक करके मैं पूरा बताऊँगा आपको, चिंता ना करें। तो सबसे पहले अपन जो ये रह गया यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर, इनको हम आपको अच्छे से समझाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि शून्य सदिश किसे कहते हैं। बिल्कुल प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ। शून्य सदिश अर्थात वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न प्रक्षेप्य किसे कहते हैं। प्रक्षेप्य किसे कहते हैं, तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, यानी जो खड़ी दिशा है बिल्कुल सीधा, उससे थोड़ी सा भिन्न, है ना। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में प्रारंभिक वेग से फेंका जाए और वह वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करे तो वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं। वैसे आपने प्रक्षेप्य का जो गति का समीकरण है उसको जब निकाले होंगे, क्षैतिज परास ऊर्ध्वाधर परास, तब आपने जान ही लिया होगा, है ना। तो अब देखते हैं तीसरा प्रश्न है कि किसी सदिश A, वेक्टर A की दिशा में एकांक सदिश इसको अपन यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश वगैरह नाम से भी जानते हैं, है ना। तो सदिश A की दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो इसका सूत्र होता है सदिश A की दिशा में एकांक सदिश A कैप, A के ऊपर ये एरो टाइप से लगा देते हैं, A कैप पढ़ते हैं, एक कप्पा भी बोल देते हैं। A कैप बराबर वेक्टर A बटे मॉड A, है ना, मॉड वेक्टर A, ये मापांक का चिन्ह है मॉड का। ठीक है, अब इसको आप डिटेल में अगर देखेंगे तो अगर वेक्टर A को इस प्रकार से दर्शाया गया होगा AXI प्लस AYJ प्लस AZK, है ना। तो ये हो गया वेक्टर A, फिर बटे लगाए अपन ने, और मॉड A का मान ऐसे निकालते, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लगाए, फिर I J और K के जो गुणांक होते हैं ये इनका अपन क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते थे, मॉड निकल आता है। तो इस प्रकार से आप मापांक सदिश इस सूत्र से निकालना भी सीख सकते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र कोणीय वेग के पदों में लिखिए। देखिए अभिकेंद्र त्वरण के बहुत सारे सूत्र होते हैं। अभिकेंद्र त्वरण की ये 1 2 3 4 सूत्र हैं। ये है A बराबर अभिकेंद्र त्वरण A बराबर V इंटू ओमेगा, फिर है A बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, फिर A बराबर V स्क्वायर बटे आर, फिर है चौथा A बराबर 4 पाई स्क्वायर V स्क्वायर इंटू आर। तो अब इनमें से कौन सा लिखना है, तो प्रश्न ने इसमें यहाँ पर पूछा है कि अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र कोणीय वेग के रूप में लिखना है। आपको मालूम होना चाहिए कोणीय वेग क्या कहलाता है, ओमेगा से दर्शाते हैं। तो आप ये सूत्र लिख सकते हैं अभिकेंद्र त्वरण A बराबर ये A लिखे और ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो अभिकेंद्र त्वरण ये हो गया A, कोणीय वेग हो गया ओमेगा स्क्वायर और आर हो गया वो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। ठीक है ना। तो आपने सोचा होगा कि ये क्यों नहीं लिखा गया, ये भी ठीक था, लेकिन इसमें रेखीय वेग है, V क्या है, रेखीय वेग है, जबकि इसमें पूछा गया कि अभिकेंद्र त्वरण और कोणीय वेग, केवल दो ही नाम दिए गए हैं। तो हमने अभिकेंद्र त्वरण को A से दर्शाया, A बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये सूत्र होगा, है ना। अब फिर पांचवा क्वेश्चन है द्विविमीय गति के 3 उदाहरण। ढेर उदाहरण है, हमने यहाँ पर आपके लिए जो पढ़ते हैं आप उन्हीं में से
हमने यहाँ पर देने की कोशिश की है। प्रक्षेप गति पहला, दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा है झूले की गति, है ना। कोई वस्तु जब तल पर गति करती है तो उनकी सभी ये तल में जो गति होती है वो सब द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे कपड़े में प्रेस करते तो प्रेस की गति भी द्विविमीय गति है, नाव की गति, जल में नाव की गति वो भी द्विविमीय गति है ना। बोर्ड पर कैरम बोर्ड की जो गोटियां होती हैं उनकी गति भी द्विविमीय गति है। हमने ये जनरल जो है सामान्य उदाहरण वो अब यहाँ बता दिए, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। समतल में गति करते हुए एक कण के किसी क्षण निर्देशांक कितने हैं? 3, 4 है। तो इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी पूछा है। तो पहले देखते हैं जो सूत्र है, किसी बिंदु P जिसके निर्देशांक है x, y की मूल बिंदु से दूरी OP बराबर √x² + y² होता है। ये सूत्र होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपके पास बिंदु दिया गया है ये है ना, तो उसके निर्देशांक कितने दिए गए? 3, 4, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 4। तो यहाँ पर भर दीजिए आप 3 और y की जगह पर 4। तो इसका वर्ग लगाएंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा, अर्थात दूरी होगी 5 इकाई। क्लियर। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। विमीय गति में एक समान त्वरित गति के लिए विस्थापन समीकरण को लिखिए कहा गया, ठीक है। तो बेसिक इसका आंसर आएगा ये जो हमने समीकरण लिखा है कि वेक्टर r2 = r1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर फिर कोष्टक में t2 - t1 है ना, प्लस 1/2a फिर कोष्टक शुरू t1 - t2 पूरे का होल स्क्वायर, ये है ना। लेकिन अगर इनको हम समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे तो x के लिए, x दिशा के लिए ये समीकरण बन जाएगा और y दिशा के लिए ये बन जाएगा। तो आपको विस्थापन समीकरण पूछा जाए तो ये लिखिएगा। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमने ये और बता दिया, ठीक है। 8वां है प्रक्षेप पथ के किस बिंदु पर चाल अधिकतम और किस बिंदु पर न्यूनतम हो जाएगी। आपने प्रक्षेप के बारे में अभी एक प्रश्न आया था, उसमें जाने होंगे, है ना, प्रक्षेप क्या कहलाता है उसमें। तो यहाँ पर पूछा गया कि प्रक्षेप का पथ, समझिए बात को, जैसे यहाँ से किसी, ये ऊर्ध्वाधर दिशा है, ठीक है ना, ये वाली दिशा, ये खड़ी दिशा y अक्ष से जो प्रदर्शित होगी ये ऊर्ध्वाधर दिशा है। इससे अपन ने भिन्न यानी एंगल बनाते हुए फेंक रहे हैं इस तरफ, ठीक है। तो ये वस्तु ऐसे गति करेगी ऐसे, तो ये हो गया प्रक्षेप का पथ। तो पूछा जा रहा है किस बिंदु पर चाल अधिकतम होगी और किस बिंदु पर न्यूनतम होगी। तो भाई जहाँ से आपने फेंकना शुरू किया यानी यहाँ पर और जहाँ वस्तु गिरी जमीन पर, टिप खाई है ना फर्स्ट बार, वहाँ यहाँ पर, तो ये दोनों बिंदुओं पर क्या होगा? चाल अधिकतम होगी और यहाँ पर इसकी चाल न्यूनतम होगी उच्चतम बिंदु पर। तो इसका आप उत्तर लिखिएगा। प्रक्षेप पथ में प्रक्षेपण बिंदु यानी जहाँ से अपन फेंकते हैं, प्रक्षेपण बिंदु तथा पृथ्वी तल पर वापस टकराने वाले बिंदु यानी यहाँ पर टकरा रहा है पर चाल अधिकतम एवं प्रक्षेप के पथ के उच्चतम बिंदु पर, ये हाईएस्ट बिंदु, हाईएस्ट ऊंचाई पर गया, उच्चतम बिंदु पर चाल निम्नतम होगी, ठीक है ना। फिर 9वां क्वेश्चन है प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कितना कोण होता है। देखिए वेग की दिशा, अगर क्षैतिज वेग की दिशा हो तो पिंड तो आगे ही बढ़ रहा है, तो वेग की दिशा तो ऐसी होगी, इस तरफ ये हमने ux से दर्शाया, और गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर ही कार्य करता है, तो ux और g के बीच यहाँ पर बना कोण 90 अंश ही होगा ना, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 90 अंश, ठीक है। फिर 10वां क्वेश्चन है क्या प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का त्वरण सदैव उसके वेग के लंबवत होता है। तो भाई सदैव नहीं होता, उच्चतम बिंदु पर लंबवत होगा, उच्चतम बिंदु पर तो लंबवत होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए वेग ऐसा जा रहा है और त्वरण नीचे आएगा, है ना। वेग की दिशा ऐसी होगी, स्पर्श रेखा की दिशा होगी, वेग की दिशा होगी, त्वरण ये होगा, तो हर जगह ये क्या होगा 90 मतलब 90 अंश नहीं होगा, ठीक है, इसका उत्तर आएगा नहीं। फिर 11वां क्वेश्चन है एक खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज दिशा में किस झुकाव से, मीन्स किस कोण से फेंके कि गेंद अधिकतम दूरी तक जाए, है ना, अधिकतम दूरी तक जाए यानी क्षैतिज दिशा में अधिकतम दूरी तय करे, तो वो होगा 45 अंश, ठीक है। 45 अंश के कोण से फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी जाएगी, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम व 10 किलोग्राम के 2 गोले समान वेग से एक ही दिशा में एक साथ फेंके जाते हैं तो कौन सा गोला पृथ्वी से पहले टकराएगा।
तो भाई दोनों गोले एक साथ पृथ्वी पर टकराएंगे। इसका उत्तर आएगा दोनों गोले पृथ्वी पर एक साथ टकराएंगे। आप सोचेंगे मन में कि क्यों, भारी गोला तो जल्दी टकरा जाना चाहिए। नहीं, यहाँ पर देखिए समान वेग से फेंके जा रहे हैं, पहली बात तो ठीक है कि नहीं। तो जितने समय तक हवा में रहती है कोई वस्तु उस समय को क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। तो उड्डयन काल का सूत्र T बराबर होता है 2u sin थीटा बटे g। इसमें देखिए द्रव्यमान की कोई चर्चा नहीं हुई, द्रव्यमान नहीं आया, यानी कि उड्डयन काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए द्रव्यमान का उनका कोई रोल नहीं रहेगा। दोनों के वेग एक से हैं, एक साथ एक ही फेंके जा रहे हैं, है ना। तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर टकराएंगे, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर ये लघुत्तरी क्वेश्चन है, वास्तव में ये 2 अंक की क्वेश्चन है। पहला प्रश्न ये कहलाता है कि सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखिए। बहुत सरल है, चलिए इसका कथन हम जाने लेते हैं। इस नियम के अनुसार यदि 2 सदिश परिमाण एवं दिशा में एक त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जाएं। संलग्न भुजा यानी कि जुड़ी हुई भुजा, एक पॉइंट से जुड़ी हुई भुजा, है ना, प्रदर्शित किए जाएं। ठीक है, तो उनका परिणामी सदिश परिमाण व दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। चलिए समझा देते हैं। देखिए एक सदिश है वेक्टर ए, दूसरा सदिश है वेक्टर बी। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज बना दें। यहाँ पर अगर ये ओ पी क्यू त्रिभुज बना। अब वेक्टर ए को हमने ये बनाया, वेक्टर बी को ये बना दिया। अब देखिए ओ पी और पी क्यू ये जुड़ी हुई भुजा है ना, संलग्न भुजा है ना, ये और ये वाली संलग्न भुजा है। तो एक सदिश ये और ये त्रिभुज की 2 भुजाओं द्वारा निरूपित हो रहा है ना, 2 भुजाओं द्वारा निरूपित हो रहा है। तो इन दोनों का परिणामी यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या कहा गया है, तो कि इन दोनों का परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा। ये हो गई तीसरी भुजा, इसके द्वारा निरूपित होगा। लेकिन ध्यान रहे कि इनका क्रम देखिए, ये इस दिशा में जा रही, फिर इस दिशा में जा रही है, पर इसका क्रम जो परिणामी होगा ये विपरीत क्रम में होगा। ये ऐसा राउंड नहीं बनेगा कि ऐसा फिर ऐसा गया तो ये ऐसा आए, नहीं, इसका क्रम विपरीत होगा। ठीक है, टकराएगी, ये लाइन इसमें जाकर के देखिए ये दिशा यहाँ पर टकरा जाएगी। ठीक है कि नहीं, तो क्रम विपरीत होगा। ये हो गया सदिश योग का त्रिभुज नियम। अब फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि किसी सदिश को एक्स वाई समतल में वियोजित करके लिखिए। तो हम यहाँ पर ये देखिए एक्स अक्ष बना दिए, वाई अक्ष बना दिए। तो ये ओ ए पी बी ये हो गया एक प्रकार से एक्स वाई समतल हो गया। अब यहाँ पर एक सदिश ले लिया हमने ओ पी एक सदिश ले लिया, इसको हमने दर्शा दिया, माना कोई सदिश ओ पी बराबर वेक्टर आर, इसको वेक्टर आर से दर्शा दिया। ये किस समतल पर है, एक्स वाई समतल पर है। ठीक है, एक्स वाई समतल पर है। अब हम यहाँ मान रहे हैं कि एक्स अक्ष के अंदिश मात्रक सदिश क्या है, आई। एक्स अक्ष के अंदिश मात्रक सदिश क्या है, आई, और वाई अक्ष के अंदिश मात्रक सदिश क्या है, जे। ठीक है ना, और यहाँ तो जेड अक्ष की जरूरत नहीं, जेड अक्ष के अंदिश मात्रक सदिश क्या मानते हैं, के, है ना। ये आप अगला क्वेश्चन उसी के बारे में आएगा। तो एक्स अक्ष के अंदिश मात्रक सदिश आई और वाई अक्ष के अंदिश मात्रक सदिश क्या मान लिया अपन ने, जे हो। तो और यहाँ से ये जो सदिश अपन ने माना था इसको हमने ऐसे करके ऐसे लंबवत रेखा ये खींची, तो एक्स अक्ष के बिंदु ए पर आ रहा है, मीन्स इतना जो आ रहा है ये सदिश का एक्स घटक कहलाएगा। तो सदिश का एक्स घटक क्या मान लिए, एक्स अक्ष के अंदर घटक स्मॉल एक्स, और वाई अक्ष के अंदर मात्र जो घटक होगा वो स्मॉल वाई से मान लिए। मीन्स ओ ए बराबर हमने मान लिया एक्स और ओ बी बराबर मान लिए वाई। तो ये जो सदिश हो जाएगा ओ पी सदिश होगा, इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, वेक्टर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे। तो ये इस प्रकार से समकोणिक घटकों में वियोजित हो गया। एक्स वाई समतल में कोई सदिश को इस प्रकार से वियोजित कर सकते। ठीक है, तो आप इस प्रकार समझा करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आंसर भर लिख देंगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसा लिखना चाहिए। प्रश्न तीसरा है, एकांक सदिश किसे कहते हैं, एकांक सदिश किसे कहते हैं, है ना। और यहाँ पर पूछा गया आई जे के क्या है, 2 बातें पूछी गई, एकांक सदिश और आई जे के क्या है। तो एकांक सदिश भाई जिसका परिमाण 1 हो एकांक सदिश कहलाएगा। अभी आपने जाना था शून्य सदिश किसे कहते हैं, जिसका परिमाण 0 हो शून्य सदिश। तो जिसका परिमाण 1 हो, 1 इकाई हो, उसको क्या कहेंगे, एकांक सदिश या इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, अब आई जे के क्या है, अभी हमने बता ही दिया है कि आई जे के क्या है, एक्स वाई और जेड अक्षों के अंदिश
मात्रक सदिश हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न कि कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, तो कोणीय वेग यानी वृत्तीय गति की चर्चा करनी होगी। तो अपन मानते हैं, शुरू में लिखते हैं कि समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। देखिए, रेखीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को, समय के साथ रेखीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। तो आपको रेखीय विस्थापन की जगह पर क्या कर देना, कोणीय विस्थापन, यानी समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसको ओमेगा से दर्शाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये मालूम होना चाहिए। तो वेग सदिश राशि है ना, रेखीय वेग, तो कोणीय वेग भी सदिश राशि है। तो यह एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा तो बतानी होगी ना। तो इसकी दिशा विस्थापन के अनुदिश होती है। जिस तरफ विस्थापन होता है, विस्थापन किस डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे P से Q, इस डायरेक्शन में विस्थापन हो रहा है। ठीक है, इसकी दिशा सदिश राशि, मतलब ये सदिश राशि, इसकी दिशा विस्थापन के अनुदिश होती है। अब यहाँ पर देखें, अगर वस्तु दक्षिणावर्त घूमे, दक्षिणावर्त और वामावर्त समझिए, अगर इस साइड पर अपन बोले लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर राइट हैंड साइड, तो वस्तु देखें राइट से लेफ्ट जा रही है, यानी ये हो गई वामावर्त, है ना, वामावर्त, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और अगर वस्तु यहाँ देखो लेफ्ट रख दें और यहाँ राइट, तो अगर वस्तु ऐसे जाए तो उसको कहेंगे दक्षिणावर्त। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से आप समझ सकते हैं। तो वस्तु अगर वामावर्त घूमे तो उसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर होगी। हमने घूर्णन अक्ष ये बनाया कि मतलब यहाँ पर घूर्णन अक्ष है, एक्सल जिसको अक्ष कह सकते हो आप, तो उसके अनुदिश ऊपर की ओर होगी। अब हम यहाँ पर ऐसी खड़ी रेखा तो बना नहीं सकते, ऐसी खड़ी रेखा है ना, तो हमने इसको ऐसा बना दिया है ये। ठीक है, और अगर वस्तु दक्षिणावर्त घूमे तो कागज तल के लंबवत नीचे, यानी समझ लो यहाँ से पेपर पेन आप गड़ा दें तो नीचे जैसे जाएगी ना, तो वो उसकी दिशा होगी। ठीक है ना, ये तो दिशा समझने के लिए थी। अब इसका सूत्र लिखने के लिए भी कहा गया है। तो यदि कोई वस्तु डेल टी समय अंतराल में डेल थीटा कोण से घूम जाती है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कोण बना कितना, डेल थीटा, और समय लगा डेल टी, तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर होगा डेल थीटा बटे डेल टी। ये इसका सूत्र हो गया। इसका मात्रक पूछा जाए तो कोण को काय से नापते हैं, रेडियन से, और समय को काय से नापते हैं, सेकेंड से, तो रेडियन प्रति सेकेंड। और इसका विमीय सूत्र बनेगा m0 L0 t की घात ऋण 1। हमारा उद्देश्य होता है कि आपको रटाना नहीं, समझाना उद्देश्य होता है। इसलिए हम एक प्रश्न के उत्तर में और छोटी छोटी बातें भी बता देते हैं कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होता रहे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। तो आवर्तकाल, काल यानी समय, है ना, तो वृत्तीय गति कर रहे कण को वृत्ताकार पथ का पूरा एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा, यानी कोई वस्तु P से चली और घूम करके यहीं P पर आई, फिर इतने में लगा जितना समय भी होता है, वही समय क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। ठीक है, इसको कैसे दर्शाएंगे, T से। तो चूंकि आवर्तकाल यानी समय, तो समय का विमीय सूत्र में T तो रहेगा, तो M नहीं रहेगा, m0 L0 t, यह आवर्तकाल का विमीय सूत्र हो गया। अब आवृत्ति, आवृत्ति में क्या कहेंगे, समय फिक्स रहेगा, हम चक्रों की संख्या गिनेंगे। परिभाषा कैसे बनेगी कि वृत्तीय गति कर रहे कण द्वारा 1 सेकेंड में, टाइम फिक्स हो गया 1 सेकेंड में, वृत्ताकार पथ पर लगाए गए चक्रों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं। इसको न्यू से दर्शाते हैं, v जैसे बनाना है ऐसे करके, ये न्यू से दर्शाते हैं। अब इसका विमीय सूत्र होगा, इसका विमीय सूत्र होगा m0 L0 t की घात ऋण 1। ठीक है ना, यानी आवृत्ति एक प्रकार से 1 सेकेंड में लगाए गए चक्रों की संख्या है। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध होता है, आवृत्ति न्यू बराबर 1/t। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपने ऑब्जेक्टिव जान लिए, खाली स्थान जान लिए, एक एक अंक वाले क्वेश्चन जान लिए, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन जाने। अब अपन थोड़ी सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। वैसे ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न बैंक के हैं, है ना, जो इस वर्ष बोर्ड मतलब लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी हुई है उससे है, तो सभी इंपॉर्टेंट, पर इसमें भी सिलेक्टेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो हम आपको बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, प्रक्षेप के उड्डयन काल, क्षैतिज परास, है ना, और अधिकतम ऊंचाई है तो सूत्र ज्ञात कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद पहला के बाद आप देखिएगा, अगर न्यूमेरिकल में चलते हैं अंकगणित क्वेश्चन में, तो दूसरा भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन,
तीसरा क्वेश्चन, वृत्ति गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्ति गति के लिए अभिकेंद्र त्वरण, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, फिर इसमें आप ये छठवा देख सकते हैं, छठवा क्वेश्चन, छठवा, सातवां, और सातवां में पूरा आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ दिखा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन भी ठीक है ना। अब और इसके बाद यहाँ पर ये आठवां, ठीक है। फिर से रिपीट कर दूँ, 1 2 3, ठीक है। फिर 6 7 8, ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आप देख लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट इनकी ले लीजिएगा। अब यदि आप ये चाहेंगे, ये आगे भी क्वेश्चन है, ये 9वां भी है, 10वां भी, पर जो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे वो बता दिए, इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप कहेंगे कि इन क्वेश्चनों को डिटेल में हल करें, तो प्यारे विद्यार्थी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक वीडियो में इतना सारा सब कुछ संभव नहीं हो पाएगा। यदि आपको कोई परेशानी आती है तो कमेंट कीजिएगा, और आप अच्छे से तैयारी कीजिए अपनी परीक्षा की। और हाँ, अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, जैसे आगे इसी प्रकार के वीडियो आपको मिल सकें। हम आपकी यूं ही आगे भी मदद करते रहेंगे। प्यारे विद्यार्थी, वीडियो देने में थोड़ी सा समय लग जाता है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। उसका कारण ये है कि इस समय व्यस्तताएँ बहुत है, क्लास में भी पढ़ाना पड़ता है, एक्स्ट्रा क्लास है ना, तो और वहाँ भी समय देना पड़ता है, इसके कारण थोड़ी सा वीडियो देने में विलम्ब हो जाता है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। इसीलिए हम अपने टीम में कुछ और टीचर्स को भी शामिल करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सा अर्थात पैसे की भी आवश्यकता पड़ती है। और आप तो जानते हैं कि यूट्यूब से तो अभी इतना सारा हमें इतना अर्न नहीं हो रहा कि हम उससे पेमेंट उनकी कर सकें। तो यदि आप चाहते हैं, हमें को सहयोग देना चाहते हैं ताकि हमारा परिवार, हमारी संस्था और अच्छे से ग्रो करे, तो सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन खुल चुका है। आप चाहें तो जितनी आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, दे सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से। प्यारे विद्यार्थियों, अन्यथा न लीजिएगा, हमारा उद्देश्य केवल आपका हेल्प करना है। यदि कोई ना भी रहेगा साथ, तो मैं तो आपके साथ हूँ, हमेशा मदद करूँगा, यूँ ही और आगे भी करते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।